है प्यारे। दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आर.के. सिंह केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो लेक्चर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट किया था। ये ब्रांच काफ़ी मज़ेदार ब्रांच है, इसलिए आपको पढ़ने में बिल्कुल मज़ा आने वाला है। इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। जहाँ कहीं भी दिक्कत होगा तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर बिल्कुल कांटेक्ट कीजिएगा। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कुछ छोटे छोटे पॉइंट को बेसिक के रूप में डिस्कशन किए थे। हम लोगों ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप क्या होता है, पीरियड क्या होता है, तत्वों का ब्लॉक वाइज वर्गीकरण क्या होता है, इन तीन बातों को पढ़ चुके हैं। फ्रेंड्स, कोई भी तत्व आवर्त सारणी के किस वर्ग में होगा, किस आवर्त में होगा, किस ब्लॉक में होगा, इसका निर्धारण भी हम पिछले क्लास में कर चुके हैं। लेकिन आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में एक एग्जाम्पल के माध्यम से एक साथ किसी भी तत्व के वर्ग संख्या का निर्धारण, आवर्त संख्या का निर्धारण और ब्लॉक का निर्धारण सीखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। हम लोग यहाँ एक सोडियम ले रहे हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 होता है। सोडियम के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्पष्ट हो रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है। इसलिए हम लोग सबसे पहले वर्ग संख्या की बात करेंगे, ग्रुप नंबर की बात करेंगे कि आवर्त सारणी के किस ग्रुप में सोडियम है। तो वर्ग संख्या बराबर पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं कि बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है वर्ग संख्या की। तो हम देखेंगे कि यहाँ सोडियम के बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है और अंतिम इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में प्रवेश कर रहा है। इसलिए सोडियम आवर्त सारणी के वर्ग फर्स्ट ए में उपस्थित होगा। फिर हम लोग सोडियम आवर्त सारणी के किस आवर्त में है उसकी बात करते हैं। तो आवर्त संख्या को देखते हैं। आवर्त संख्या बराबर होता है बाह्यतम कक्षा संख्या। तो बाह्यतम कक्षा संख्या क्या है सोडियम का? ये 3 है। इसलिए हम कहेंगे कि सोडियम आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में उपस्थित है। अब हम लोग ब्लॉक की बात करेंगे कि ये सोडियम आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में उपस्थित है। तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन सोडियम का 3s सबसेल में 3s उपकक्षा में प्रवेश कर रहा है। तो हम कहेंगे कि ये सोडियम जो है s ब्लॉक तत्व है, क्योंकि पिछले वीडियो लेक्चर में हम आपको बताए थे कि वे तत्व जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन s उपकक्षा में प्रवेश करता हो तो उसे s ब्लॉक तत्व कहेंगे। यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन p उपकक्षा में प्रवेश करता हो तो ऐसे तत्व को p ब्लॉक तत्व कहेंगे। और यदि किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन d उपकक्षा में प्रवेश करता हो तो उसे d ब्लॉक तत्व कहेंगे। और यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन f उपकक्षा में प्रवेश करता हो तो उसे f ब्लॉक कहा जाता है। तो सोडियम में अंतिम इलेक्ट्रॉन s उपकक्षा में प्रवेश करता है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि सोडियम s ब्लॉक तत्व है। आइए हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेके आपको बताते हैं। ये ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 8 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p4 होता है। अब हम कहेंगे सोडियम का ये
बाह्यतम कक्षा है, बाह्यतम कक्षा है, और बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। इसलिए हम कहेंगे ऑक्सीजन आवर्त सारणी के 6ठे वर्ग में होगा, मतलब आपका ये वर्ग 6a में होगा, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन p उप कक्षा में जा रहा है, जिसके कारण हम लोग यहाँ a का उपयोग करेंगे। तो ये आपका ऑक्सीजन आवर्त सारणी के वर्ग 6a में होगा। अब हम ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे कि ये आवर्त सारणी के किस आवर्त संख्या में है। तो ये बाह्यतम कक्षा संख्या दूसरा है, इसलिए हम बात करेंगे कि ऑक्सीजन आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में है। फिर हम लोग ऑक्सीजन आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में है उसके बारे में बात करेंगे। तो हम कहेंगे यहाँ कि ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर लास्ट इलेक्ट्रॉन p उप कक्षा में प्रवेश कर रहा है, इसलिए ये ऑक्सीजन जो होगा ये p ब्लॉक तत्व है। कौन सा ब्लॉक तत्व होगा ये ऑक्सीजन? p ब्लॉक तत्व है। आइए हम लोग कुछ और एग्जाम्पल लेके आपको बताते हैं। ये स्कैंडियम, इसका परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 21 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग अब लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d और 4s 18 2 20 1 21। तो हम बात करेंगे कि स्कैंडियम का ये बाह्यतम कक्षा है, ये बाह्यतम कक्षा है। तो हम बात करेंगे कि इसके लिए n का जो वैल्यू होगा, लार्जेस्ट वैल्यू, ये 4 होगा। यहाँ n बराबर हम लोग कितना लिखेंगे? 4। तो ये स्कैंडियम आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में, फोर्थ आवर्त में उपस्थित है। ये किस वर्ग संख्या में उपस्थित है? तो हम बोलेंगे ये 2 और ये एक आपका 3। बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे ये वर्ग संख्या 3rd में है और लास्ट इलेक्ट्रॉन s उप कक्षा में प्रवेश कर रहा है, इसलिए इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? b। तो स्कैंडियम आवर्त सारणी के वर्ग संख्या 3rd b में उपस्थित है। हम कहेंगे यहाँ एक बात, एक क्वेश्चन आता है कि सर इलेक्ट्रॉन पहले s में क्यों गया है, उसके बाद d में क्यों गया है? तो हम लोग 11th क्लास के एटॉमिक स्ट्रक्चर में ऑफबाउ प्रिंसिपल पढ़े थे, और ऑफबाउ प्रिंसिपल के अनुसार इलेक्ट्रॉन विभिन्न उपकक्षा में एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन पहले कम एनर्जी वाले उपकक्षा या एटॉमिक ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, फिर अधिक एनर्जी वाले उपकक्षा या एटॉमिक ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। तो फ्रेंड्स, उपकक्षा को s, p, d तथा f अक्षरों के द्वारा सूचित किया जाता है। तो एनर्जी की हम लोग बात करेंगे तो s का एनर्जी सबसे कम, फिर p का, फिर आपका d का, फिर आपका f का। एनर्जी का ये सीक्वेंस होता है, मतलब आपका f का एनर्जी सबसे ज़्यादा, फिर d का, फिर p का, और सबसे कम किसका होगा? s का होगा। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन जो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का जो एंट्री होगा, सबसे पहले s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर p में, फिर d में प्रवेश करेगा, और फिर आपका f में। इसलिए यहाँ जो हम लोग स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिए हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 फिर 3d और 4s लिखे हैं, और यहाँ तक 18 हुआ है। 2 2 4 6 10 12 6 18 18 2 20 और 1 21। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन हम लोग किस में डाले हैं? 3d में डाले हैं। और हम इसलिए बोलेंगे कि s का एनर्जी कम होता है, d का एनर्जी ज़्यादा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले s में प्रवेश किया, उसके बाद d में प्रवेश किया है। तो आपको फ्रेंड्स, हम छोटे छोटे बेसिक टॉपिक को अभी हम बता रहे थे। तो आइए हम लोग इस वीडियो लेक्चर में d ब्लॉक एलिमेंट को स्टार्ट करते हैं।
डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं? तो हम कहेंगे कि वे तत्व जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकक्षा में प्रवेश करता हो तो उसे डी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। दोज एलिमेंट इन which last electron enters into D subshell, then that element is known as D block element। वे एलिमेंट जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन D उपकक्षा में प्रवेश करता हो तो उसे D ब्लॉक तत्व कहा जाता है। हम लोग लिखेंगे वे एलिमेंट जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी सबसेल उपकक्षा में प्रवेश करता हो तो उसे डी ब्लॉक तत्व कहा जाता है। हम लोग बात करेंगे इस आयरन की। इस आयरन का एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 26 होता है। अब हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। ये आर्गन हम लोग लेते हैं। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है। 3D4S 18 2 20 6 26। तो देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में प्रवेश कर रहा है, इसलिए आयरन कहाँ का तत्व होगा? डी ब्लॉक तत्व होगा। हम लोग बात करते हैं मैग्नीज की। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है? परमाणु संख्या 25 होता है। आर्गन 18 3D4S 18 2 20 5 25। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? डी में जा रहा है, डी में प्रवेश कर रहा है, इसलिए ये मैग्नीज कहाँ का तत्व होगा? डी ब्लॉक। तो अभी हम लोग देख रहे थे डी ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं। वैसा एलिमेंट जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी उपकक्षा में प्रवेश करता हो तो उसे डी ब्लॉक तत्व कहा जाता है। फ्रेंड्स, हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अच्छे से 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, उसके डायग्राम को बना चुके हैं। तो हम लोग एक छोटा सा डायग्राम लेंगे जिसमें आपको हम डी ब्लॉक एलिमेंट को दिखाएंगे कि पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक एलिमेंट का क्या पोजीशन है। जैसे जैसे हम ब्लॉक के बारे में आगे पढ़ते चलेंगे, प्रत्येक ब्लॉक के एलिमेंट को हम लोकेट करेंगे, दिखाएंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या पोजीशन है। तो आइए हम लोग पहले डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हैं। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ले रहे हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को वर्ग और पीरियड के अलावा 4 विभिन्न ब्लॉक में बांट दिया गया है। 4 विभिन्न ब्लॉक में बांटा गया है। पहले हम लोग डायग्राम बना लें, फिर समझने का काम करेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये सबसे बाईं और लेफ्ट साइड एस ब्लॉक एलिमेंट उपस्थित होता है। ये आपका एस ब्लॉक एलिमेंट है। सबसे दाईं ओर पी ब्लॉक एलिमेंट उपस्थित होता है और एस तथा
पी ब्लॉक एलिमेंट के बीच डी ब्लॉक एलिमेंट उपस्थित होता है। ये आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स कुल 10 वर्गों से मिलकर बना होता है। दस वर्गों से मिलकर बना होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट को 4 विभिन्न सीरीज में बांटा गया है, जिसे 3D, 4D, 5D तथा 6D सीरीज कहा जाता है। डी ब्लॉक एलिमेंट को 4 विभिन्न सीरीज कतार में बांटा गया है, जिसे 3D, 4D, 5D तथा 6D सीरीज कहा जाता है। ये 3D सीरीज है, ये आपका 4D सीरीज है, और ये आपका 5D सीरीज है, और ये आपका 6D सीरीज है। 3D कतार, 4D कतार, 5D कतार तथा 6D कतार। डी ब्लॉक एलिमेंट कुल 10 वर्गों से मिलकर बना होता है, जो वर्ग 3rd B से शुरू होकर वर्ग 2nd B पर समाप्त होता है। अब देखिए, ये आपका 3rd B तीसरा है, ये 4B चौथा है, ये 5B पाँचवा, 6B छठा, 7B सातवां, और ये आपका 8वां है, ये 9वां है, ये आपका 10वां है, ये 1st B 11, और ये आपका 2nd B 12। तो 10 ग्रुप डी ब्लॉक में होते हैं, और 2 ग्रुप ये आपका 1st A और ये आपका 2nd A एस ब्लॉक में होता है। पी ब्लॉक एलिमेंट 6 ग्रुप से मिलकर 6 वर्गों से मिलकर बना होता है। ये आपका 3rd A या 13 भी इसको बोलेंगे हम लोग, 4A 14, 5A 15, 6A 16, 7A 17, 8A 18। इसे 0 ग्रुप भी कहा जाता है, इसे 0 ग्रुप भी कहा जाता है। अब हम लोग अभी डी ब्लॉक एलिमेंट को पढ़ रहे हैं, इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट की ही बात करेंगे। जब हम पी ब्लॉक एलिमेंट पर आएंगे तो पी ब्लॉक एलिमेंट का डिटेल्स में हम लोग चर्चा करेंगे। एस ब्लॉक एलिमेंट 11th में ही ग्रुप 1st A 2nd A पढ़ना था, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। इसलिए हम लोग आज के इस वीडियो लेक्चर में डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करेंगे, जो अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं। तो आइए, डी ब्लॉक एलिमेंट को 4 सीरीज में बांटा गया है, और प्रत्येक सीरीज में 10-10 एलिमेंट होता है। लेकिन हम लोगों को डी ब्लॉक का कंपैरेटिव स्टडीज के साथ साथ, डी ब्लॉक तत्व के तुलनात्मक अध्ययन के साथ साथ डी ब्लॉक के 3D सीरीज का डिटेल्स अध्ययन करना है, कंप्लीट उसको डिटेल्स में पढ़ना है। इसलिए हम लोग 3D सीरीज की ही बात पहले करते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, ये आपका जिंक, कैडमियम, Hg, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। इस दोनों ग्रुप को थोड़ा सा हमको डिटेल्स में अभी देखना पड़ेगा, इसलिए हम अगले एलिमेंट को भी हम इसमें डाले हैं। तो डी ब्लॉक तत्व को
एक बार जब हम लोग पढ़ लेंगे तो बार बार पढ़ने का झंझट नहीं रहेगा, रटने का झंझट नहीं रहेगा। इसलिए पहले आप लोग अच्छे से वीडियो को सुने और गौर से देखें, दिमाग और दिल दोनों को एकदम शांत करके रखें, तब जाके आपको ये डी ब्लॉक एलिमेंट एक ही बार में समझ में आने वाला है। जब एक बार समझ में आ गया तो फिर समझिए कि बोर्ड के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी आपका ज़बरदस्त जाएगा। तो आइए हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट के इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, डी ब्लॉक एलिमेंट के डिफिनेशन को हम बता चुके हैं। वे एलिमेंट जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी उपकक्षा में प्रवेश करता हो तो उसे डी ब्लॉक तत्व कहा जाता है। वे एलिमेंट जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी उपकक्षा में प्रवेश करता हो तो उसे डी ब्लॉक तत्व कहा जाता है। अब इस डायग्राम को देखकर हम लोग पॉइंट्स को बनाएंगे, मतलब रटना नहीं है, डायग्राम देखना है और पॉइंट को बताना है। हम कहेंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में पोजीशन क्या होगा, तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट के बीच उपस्थित है। ये डी ब्लॉक एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट के बीच उपस्थित है। इसलिए इसका गुण जो होगा एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट के बीच का होता है। इसलिए हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण तत्व, डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण तत्व भी कहते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट को क्या कहा जाता है? संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट। तो हम लोग अगले पॉइंट की बात करते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट कुल 10 वर्गों से मिलकर बना है। जो वर्ग ये थर्ड बी से शुरू होकर सेकेंड बी 12वां पर समाप्त होता है। तो हम लोग साथ साथ फ्रेंड्स एक एक पॉइंट को लिखते चलेंगे, इसलिए थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज है, इसलिए हम लोग साथ साथ इसको लिखते भी चलेंगे और समझते भी चलेंगे। तो हम कहेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट को 4 सीरीज में बांटा गया है और देख रहे हैं कि डी ब्लॉक के एक सीरीज में 10 एलिमेंट है, तो डी ब्लॉक के 4 सीरीज में कुल एलिमेंट की संख्या कितना होगा? 40। डी ब्लॉक में सिर्फ और सिर्फ मेटल है। मेटल में कैसा मेटल? तो डी ब्लॉक में सिर्फ हैवी मेटल है, जो मेटल के सभी प्रॉपर्टीज को शो करता है। मेटल के प्रॉपर्टीज से क्या मतलब हुआ? मेटल के प्रॉपर्टीज से क्या समझे आप? मतलब मेटल मेलिएबल होगा, आघातवर्ध होता है, तन्य होगा, ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होगा, इसके गलनांक का मान उच्च होगा, इसका डेंसिटी का मान उच्च होगा। मतलब ये जो मेटल होगा डी ब्लॉक का सभी मेटल अपने प्रॉपर्टीज को प्रदर्शित करता है, अपने गुणों को प्रदर्शित करता है। तो हम लोग पहले एक एक पॉइंट करके लिखते हैं। डी ब्लॉक के पहले पोजीशन को हम लोग लिखते हैं। पोजीशन, डी ब्लॉक तत्व आवर्त सारणी के एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक तत्व के बीच उपस्थित होता है। इसका गुण एस तथा पी ब्लॉक तत्व के बीच का होता है। अतः इसे
संक्रमण तत्व ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। अब अगले पॉइंट्स की बात करेंगे हम लोग। डी ब्लॉक तत्व कुल 10 वर्गों से मिलकर बना होता है। डी ब्लॉक तत्व कुल 10 वर्गों से मिलकर बना होता है, जो वर्ग थर्ड बी से शुरू होकर वर्ग सेकेंड बी पर समाप्त होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट को 4 विभिन्न सीरीज में बांटा गया है, जिसे 3D, 4D, 5D तथा 6D सीरीज कहा जाता है। ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। डी ब्लॉक एलिमेंट को 4 सीरीज को हिंदी में कतार कहते हैं। 4 सीरीज में डिवाइड बांटा गया है, डिवाइड किया गया है, जिसे जिसे 3D सीरीज, 3D कतार, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज कहा जाता है। लेकिन हम लोगों को पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट में कंपैरेटिव स्टडी करना है। हर एक ग्रुप को तुलनात्मक ढंग से, हर एक पीरियड को तुलनात्मक ढंग से पढ़ना है, लेकिन 3D सीरीज को डिटेल्स में पढ़ना है। ये 3D सीरीज स्कैंडियम 21 से शुरू होकर जिंक 30 पर समाप्त होता है, और इस सीरीज में कुल 10 एलिमेंट्स हैं। इस सीरीज में कुल 10 एलिमेंट है। तो डी ब्लॉक के एक सीरीज में तत्वों की संख्या 10 है, इसलिए 4 सीरीज में तत्वों की संख्या कितना होगा? 40। तो डी ब्लॉक के एक कतार में 10 तत्व उपस्थित होता है, इसलिए डी ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या 40 होता है। कुल तत्वों की संख्या 40 होता है। अब हम लोग जानते हैं कि डी ब्लॉक में सिर्फ और सिर्फ धातु होता है। कैसा धातु होता है? तो डी ब्लॉक में सिर्फ और सिर्फ हैवी मेटल होता है, भारी धातु होता है, जो धातु के सभी गुणों को प्रदर्शित करता है। डी ब्लॉक में
डी ब्लॉक में सिर्फ हैवी भारी धातु उपस्थित होता है जो धातु के सभी गुणों को प्रदर्शित करता है, अर्थात ये धातु आघात वर्ध, मेलिएबल, डक्टाइल, तन्य एवं ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। इसके गलनांक एवं क्वथनांक का मान उच्च होता है। इसका घनत्व भी उच्च होता है। फ्रेंड्स, अब हम लोग डी ब्लॉक के अगले पॉइंट्स की बात करते हैं। अब हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट के आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयनीकरण विभव की बात करेंगे। हम लोग आयनीकरण विभव 11th के पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पढ़े थे। फिर एक बार हम लोग देखते हैं कि आयनीकरण विभव होता क्या है। ये आपका एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है। आइसोलेटेड गैसियस एटम है। इसको हिंदी में पृथक गैसीय परमाणु, पृथक गैसीय परमाणु कहा जाता है। हम कहेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल को इस डी ब्लॉक एलिमेंट में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, तो जो भी छोटा छोटा पॉइंट 11 से रिलेटेड होगा, सभी पॉइंट का इस्तेमाल 12th में होने वाला है। इसलिए फ्रेंड्स, आप जानते होंगे कि इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है और आसान भी है। जिनका 11th का बेसिक फंडा क्लियर होता है, उसके लिए 12th का इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बिल्कुल आसान है। तो आपको चिंता नहीं करना है। जब आपके साथ हम हैं तो आपको चिंता बिल्कुल नहीं करना है। जब हम हैं तो आपको क्या गम है। लगातार सिर्फ वीडियो लेक्चर को आप आराम से देखें और 2 नोटबुक बनावें, क्योंकि एक तरफ से हम फिजिकल के द सॉलिड स्टेट को अपलोड कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, और एक तरफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट किए हैं, जिसमें अभी हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ रहे हैं। तो आप 2 नोटबुक बनाइएगा और बिल्कुल दोनों को अलग अलग नोट करेंगे ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाए। तो हम लोग आइए आयनीकरण विभव, आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात करते हैं। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल
आयनीकरण विभव, इसे आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहा जाता है। आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहा जाता है, आयनीकरण ऊर्जा भी कहा जाता है, आयनीकरण विभव भी कहा जाता है। आयनीकरण विभव किसे कहते हैं? तो हम कहेंगे ये एटम्स है, तो सभी कक्षा में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे और ये आपका न्यूक्लियस में, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होगा। हम कहेंगे किसी भी पृथक गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी हम लोग लगाते हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी लगाते हैं, उसी एनर्जी को हम लोग आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। इसको एक बार अच्छे से फिर से सुन लीजिए। किसी पृथक गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जिस एनर्जी का उपयोग करते हैं, जो एनर्जी हम लोग बाहर से लगाते हैं, वैसे एनर्जी को आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयनीकरण विभव या आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनीकरण ऊर्जा कहा जाता है। तो आप लोग, आशा है कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है समझ गए होंगे। तो अब हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट के आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे। आप जानते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये डी ब्लॉक एलिमेंट जो है एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट के बीच में उपस्थित है। एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट के बीच में उपस्थित है। तो एक इम्पोर्टेंट रिलेशन भी जानते हैं, ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस का। रेडियस छोटा होगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मान ज़्यादा होगा। इस सभी बात का अध्ययन हम लोग 11th में थे और आयोनाइजेशन पोटेंशियल टॉपिक पढ़ रहे थे, तो वहाँ पढ़े थे फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयनीकरण विभव को प्रभावित करने वाला कारक। तो हम बताए थे कि रेडियस भी आयनीकरण विभव को प्रभावित करता है। ये आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल व्युत्क्रमानुपाती होता है रेडियस का। रेडियस घटेगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मान बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि आवर्त सारणी के किसी भी आवर्त में, पीरियोडिक टेबल के किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज का मान, कोई भी पीरियड ले लीजिए, न्यूक्लियर चार्ज का मान, नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है, जिसके कारण ये रेडियस लगातार क्या करता है, घटता है। मतलब पी ब्लॉक एलिमेंट का रेडियस जो होगा डी ब्लॉक एलिमेंट से छोटा होगा और एस ब्लॉक एलिमेंट का जो रेडियस होगा वो डी ब्लॉक एलिमेंट से बड़ा होगा। तो हम कहेंगे यहाँ कि डी ब्लॉक एलिमेंट, ये एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट के बीच में उपस्थित है, इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट का आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयनीकरण विभव एस ब्लॉक एलिमेंट से अधिक होता है, लेकिन इस पी ब्लॉक एलिमेंट से कम होता है। तो आइए हम लोग नोट कर लेते हैं। डी ब्लॉक तत्व का आयनीकरण ऊर्जा या विभव एस ब्लॉक तत्व से अधिक, लेकिन पी ब्लॉक तत्व से कम होता है। फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट का आयोनाइजेशन पोटेंशियल नहीं पढ़ रहे थे, कंपैरेटिव स्टडीज कर रहे थे कि पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक एलिमेंट का आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट के आयोनाइजेशन पोटेंशियल का हम लोग कंप्लीट एक टॉपिक ही बनाएंगे
आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट का आयनीकरण विभव। लेकिन अभी हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, इसलिए अभी यहीं इसको हम लोग छोड़ते हैं। जब हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट के स्पेशल प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे तब जाके डी ब्लॉक एलिमेंट का आयोनाइजेशन पोटेंशियल बिल्कुल क्लियर होगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग अभी डी ब्लॉक एलिमेंट के जनरल प्रॉपर्टी को देख रहे थे। डी ब्लॉक के अगले पॉइंट को अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।